हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कैल्मन सिंड्रोम के बारे में कि कैल्मन सिंड्रोम क्या होता है। तो कैल्मन सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो कैल्मन सिंड्रोम में क्या होता है? कैल्मन सिंड्रोम एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन है कैल का। जो कैल जीन होता है उसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन होता है, जिससे कारण क्या होता है जो कि जीएनआरएच के जो न्यूरॉन्स है, जीएनआरएच प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स है जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होने चाहिए, जहाँ से जीएनआरएच प्रॉपरली सिक्रेट हो और वो नीचे पिट्यूटरी में एक्ट हो। लेकिन जो जीएनआरएच न्यूरॉन्स है जो नॉर्मली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ वो जो ऑल्फैक्शन या ऑल्फैक्टरी जो फेस का रीजन होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैल जीन में म्यूटेशन होने के कारण वो वहाँ पे माइग्रेट नहीं हो पाते हाइपोथैलेमस की तरफ, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नॉर्मली ऑल्फैक्टरी या उस रीजन में डेवलप होता है और वो एक टाइम के बाद क्या करता है, वो माइग्रेट होता है टू द पिट्यूटरी जो फोसा होता है वहाँ पे, उसको हाइपोथैलेमस में जाना पड़ता है इस जीएनएच न्यूरॉन्स को। लेकिन कैल जीन में म्यूटेशन होने के कारण वो माइग्रेट नहीं होता। माइग्रेट ना होने के कारण क्या होता है कि जो जीएनआरएच है, जीएनआरएच प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होता। तो उस फीमेल में क्या डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं? हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म एक वन ऑफ द क्लास 1 जो ओवरियन इनफर्टिलिटी के कॉजेस है उसमें आता है। तो फीमेल उसमें इनफर्टाइल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे जीएनआरएच नहीं होता। तो जीएनआरएच की बेसिकली रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है कि जीएनआरएच इसलिए रिक्वायर होता है कि जब हाइपोथैलेमस जीएनआरएच प्रोड्यूस करेगा यानी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो एक्ट करेगा ओवरी पे। जब ओवरी पे सॉरी जो जीएनआरएच जब रिलीज करेगा तो एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे। जब पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो वहाँ से एपीएसएच और एलएच जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है वो रिलीज करेगा। वो गोनाडोट्रोपिन की जरूरत होती है कि जब वो ओवरी पे एक्ट करेंगे एपीएसएच एलएच, यानी ओवरी पे और अपने जब एक्ट करेंगे ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें जो एक्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये पेशेज क्या काम करेगा कि ये पेशेज काम करता है उन फॉलिकल्स की ग्रोथ काम करता है। जो पहले 2 और 3 डेज से वो एक्ट करना शुरू कर देता है फॉलिकल्स, और वो जो लेट प्री एंटल फॉलिकल्स होता है वहाँ से उसकी ज़रूरत होती है अपने ये पेशेज की, तो उस फॉलिकल्स को प्रॉपर ग्राफिन फॉलिकल्स में डेवलप करे। और जो एलएच होता है उसका काम होता है ओवुलेशन करना और जो हमारे कॉर्पस लूटियम में जो फॉर्म होता है उस कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करना एलएच का काम होता है, और एपीएसएच का काम होता है कि फॉलिकुलर ग्रोथ करे। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस वुमन फर्टिलिटी में या फीमेल फर्टिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इस कैल्मन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि ऊपर से जीएनआरएच नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके वजह से नीचे आपको एपीएसएच एलएच सीक्रेट नहीं हो पा रहे या प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, तो इसके वजह से उस फीमेल में इनफर्टिलिटी आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, जैसे कि पहले जो मैंने आपको बताया कि हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है, जिससे कारण इनफर्टिलिटी आ जाती है उस फीमेल में। सेकंड होता है अनोस्मिया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों अनोस्मिया। आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको जब अनोस्मिया के साथ साथ हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म या इनफर्टिलिटी शब्द आ जाता है उस वक्त आपको एक ट्रिक करता है। थर्ड आता है मिडलाइन फेशियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं इसमें, ओकेजनल रीनल अजेनेसिस पे एसोसिएशन हो सकता है। जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट है वो भी एब्सेंट होता है। तो प्यूबर्टल डेवलपमेंट क्यों एब्सेंट होगा उस आप में? क्योंकि प्यूबर्टल डेवलपमेंट के लिए फीमेल्स में लगता है ईस्ट्रोजन, लेकिन इस फीमेल में जीएनआरएच प्रोड्यूस नहीं हो पाए, तो इसकी वजह से एपीएसएच एलएच नहीं आ रहे पाए रहे, और एपीएसएच एलएच नहीं आने के कारण वहाँ पे ओवरी का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तो उसके वजह से ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो वहाँ पे लेट और डिलेड प्यूबर्टी होगी, यानी आप प्यूबर्टल डेवलपमेंट एब्सेंट होगा, और प्राइमरी अमेनोरिया होगा। प्राइमरी अमेनोरिया यानी क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं होना। प्राइमरी अमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुएशन अंटिल द 15th ईयर तक किसी भी फीमेल में या गर्ल में मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट न होना, यानी प्राइमरी अमेनोरिया होता है। तो प्राइमरी अमेनोरिया क्योंकि यहाँ पे साइकिल ही स्टार्ट नहीं हुई है, वो फॉलिकल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि वही पे से जेले जो गोनाडोट्रोपिन्स इंपॉर्टेंट होते प्यूबर्टी को इनिशिएट करने के लिए वही नहीं आए, इसलिए इसकी वजह से वहाँ पे प्राइमरी अमेनोरिया है। ओके, कैल्मन सिंड्रोम में तो ये सारे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आप जो आपको ध्यान में रखने। तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो आप बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो आप ऊपर से जीएनआरएच है, जीएनआरएच से नीचे नहीं आ रहा है, इसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कैल्मन सिंड्रोम में। तो हमें क्या करना है? जीएनआरएच देना है। सिंपल सी बात है जो कि डेवलप होता है तो उस जीएनआरएच में, लेकिन हमें जीएनआरएच देना ले पल्साटाइल मैनर में देना है। तो जीएनआरएच ऊपर से
हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है वो पल्सेटाइल मैनर में होता है। जीएनएच में कभी आपको मैं अलग वीडियो आपको चाहेगा तो मैं आपको बना दूंगा। जीएनएच ऐसा हार्मोन है जो पल्सेटाइल रिलीज किया हो तभी वो एक्ट होता है प्रॉपरली। उसको कंटिन्यूसली दिया गया तो वो इनहिबिट करता है उसके सारे फंक्शंस को जो उसको करने चाहिए रिसेप्टर्स पे। तो जीएनएच हमें देना है वो पल्सेटाइल मैनर में देना है। जब हम जीएनएच इस पेशेंट को पल्सेटाइल मैनर में देंगे तो उसके सारे जो फंक्शंस है जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि उसका ओवरी काम उसका एपेक्स रिलीज आपसे ऊपर से रिलीज होगा, एपेक्स रिलीज आपसे पिट्यूटरी से रिलीज होगा तो बाकी सारे नीचे ओवर एयर में फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे प्राइमरी अमेनोरिया रिज्यूम हो जाएगा, उसका मेंस्ट्रुएशन, उसका जो ओवरी का फंक्शन प्यूबरल डेवलपमेंट का फंक्शन था वो भी इनिशिएट हो जाएगा। ओके, सो बाकी यहाँ पे अदर ऑप्शन है कि एचआरटी दे सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए, फर्टिलिटी के लिए पॉसिबल उसके लिए हो जाए, इसलिए हमें ये एक ऑप्शन है कि हम जो क्या ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाट्रोपिन से वो भी हम उसको दे सकते हैं। जीएनआई जो मैंने आपको पहले बताया कि पल्सेटाइल मैनर में देना है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एसजीआईपीएसएच दे सकते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एसेंशियल सप्लीमेंट्स, ये सारे उसको हम दे सकते हैं। ओके, ये तो उसके ऑप्शन के ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। बेस्ट जीएनएच पल्सेटाइल मैनर में देते हैं क्लिनिकली भी, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन ये हो सकते हैं जिसको हम दे सकते हैं इस पेशेंट को। ओके, तो ये था दोस्तों कैल्वन सिंड्रोम, मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।